आदाब नाजरीन, खास बात महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर मुंबई में कांग्रेस के सीनियर लीडरान का मुजाहरा। बीजेपी पर जानबूझकर ताकत का इस्तेमाल करने का इल्जाम। आज की सूरत-ए-हाल इमरजेंसी से भी बदतर। नवाब मलिक और साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की जमानत की अर्जदाश्त पर सुनवाई कल। बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी समाअत। महाराष्ट्र के तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज। उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा और तालिबात को फूल पेश करके किया गया खैर मकदम। हुकूमत की फराहम करदा निसाबी किताबें भी तलबा में तकसीम। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर दफ्तर के सामने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी की हिमायत में मुजाहरा हुआ। इस मुजाहरे में रियासती सदर नाना पटोले, कांग्रेस लीडर नसीम खान, वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस लीडर चंद्रकांत हिंदोर और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। सब जानते हैं कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी किसके कहने पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस लीडर और काबीना वजीर अशोक चौहान ने कहा कि आज की सूरत हाल इमरजेंसी से भी बदतर है। कांग्रेस ने हमेशा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महंगाई का मामला हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले हो, जनता से जुड़े हुए हर चीज़ों 370 का मामला हो, बेरोजगारी का इशू हो, कोरोना का इशू हो, हर चीज़ पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका रखकर सामान्य आदमी की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का हमेशा आंदोलन रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को ही जो आवाज़ उठा रहा है उसी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये हमारे लिए निश्चित तौर पर निषेधार्ह बात है और ये कांग्रेस जन आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले सभी लोग इसमें शामिल हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल नाराज़ है। राहुल जी गांधी के ऊपर जिस तरह से गए 2 दिन से झूठे आरोप लगाकर ईडी की कार्रवाई जो की जा रही है और राहुल जी बार बार केंद्र की बीजेपी की सरकार के जो गलत नीतियाँ थी वो गलत नीतियों के विरोध में बार बार बोलते थे। आपने देखा होगा कि गए 8 साल में इस देश की मान मर्यादा खत्म करने के सिवाय केंद्र की मोदी की सरकार ने दूसरा कुछ नहीं किया। रुपया जो भी था हमारा वो रुपया को भी नीचे गिराया और आखाती देशों से भी माफ़ी मांगने का दुर्भाग्य व्यवस्था हमारे देश पे निर्माण करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी की सरकार के सामने आया है। देश की मान मर्यादा खत्म करने का काम केंद्र की सरकार ने किया, देश को तबाह करने का काम केंद्र की बीजेपी की सरकार ने किया। उसकी आवाज़ बार बार राहुल जी गांधी ने उठाई, लोगों की भावनाओं को रखी और उसी का मन में गुस्सा लेकर आज राहुल जी के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई शुरू है, आपके मालूमात के लिए बता रहा हूं कि हमारा मुख्यालय जो है दिल्ली में, जिसको एआईसीसी कहते हैं, उसको पूरा पुलिस दल के माध्यम से घेरा गया है। उसके अंदर पुलिस को भेजकर लाठीचार्ज करवाया है। हमारे सीनियर लीडर्स के ऊपर लाठीचार्ज करवाई गई है और मीडिया के माध्यम से भी ये सब बातें दबाने का काम, जैसे अंग्रेज के ज़माने में जो बात होती थी वो आज केंद्र के मोदी की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और इसका हम तीव्र निषेध करते हैं। और कल हम इसी भूमिका को लेके राज्य के राज्यपाल जी के तरफ हम निवेदन लेके जाएंगे, उधर वहाँ पे बड़ा धरना आंदोलन करेंगे और ये मुहिम पूरे देश में होने वाली है। परसों हर जिले में मैसिव बड़ा आंदोलन किया जाएगा और केंद्र की सरकार के इस गलत कार्रवाई का तीव्र निषेध पूरे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। तो पूरे मुल्क में राहुल गांधी जो ईडी के सामने पेश हुए उसको लेकर पूरे मुल्क में कांग्रेस कारकुनान और सीनियर लीडरान एहतजाज कर रहे हैं
और जैसा कि अभी बताया गया कि उनकी कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भी पुलिस का जमावड़ा है और पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को दफ्तर में तक आने की इजाज़त नहीं दी और उन्हें वहीं रोके रखा और कई जगहों पर कांग्रेस कारकुनों और लीडरों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और कांग्रेस की इस एहतजाज के बारे में हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने महाराष्ट्र के रियासती सदर नाना पटोले से बातचीत की। इसके आला नेता राहुल गांधी पर गिरी ईडी की गाज को लेकर देश भर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई की है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपनी पूरी टीम के साथ सड़क पर उतरे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। और ये आंदोलन सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र में धीरे धीरे असर करेगा, ऐसा कहना है। सीधे बातचीत करते हैं नाना पटोले से। नाना जी, किस तरह का प्रदर्शन है? राजभवन पर भी हल्ला करने वाले हैं? नहीं, राजभवन में हल्ला नहीं करेंगे, हम वहाँ पे धरना करेंगे और माननीय राज्यपाल जी को इस बात से अवगत कराएंगे कि जो केंद्र की सरकार जो हुकुम शाह की तरह जा रही है और जो गए 8 साल में देश को जिस तरह से तबाह किया है, जिसकी आवाज़ बनकर हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा इस गलत नीतियों का विरोध करते रहे और उसी आवाज़ को दबाने की कोशिश ईडी के माध्यम से जो की जा रही है उसके सब बात का अवगत करेंगे। हमारा कांग्रेस का मुख्यालय जो दिल्ली में है, उस मुख्यालय के भी सामने पुलिस का घेराव करवाया, पुलिस की लाठीचार्ज करवाई गई, हमारे बड़े नेताओं को वहाँ पर मारा गया और जिस तरह से आज मीडिया में भी ये बात को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र खत्म करने की बात जो केंद्र की सरकार जो कर रही है उसका विरोध हम कल से शुरू कर रहे हैं और पूरे जिलों में परसों से हम लोग गांव तक ये मोमेंट पहुंचाएंगे और केंद्र की अत्याचारी व्यवस्था का सही चेहरा जनता के सामने लाने का। और हम तो ये जो जिस तरह से बात करते कि जो आवाज़ करेगा उसको ईडी लगाएंगे, हमने सोच लिया कि हम तो ब्रिटिशों से भी नहीं डरे, तो ये उनके हस्तकों से डरने की क्या बात है और हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जीत होगी। जी का अहम सवाल था, अभी सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है ईडी के मुख्यालय में, अगर आगे चलकर गिरफ्तारी की जाती है राहुल गांधी की तो आगे का क्या माहौल है? जेल हो गए उनके पास, उतने जेल क्या उसके ज़्यादा लोग जेल में जाएंगे। हमने कल ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अगर राहुल गांधी को कल अगर अरेस्ट करते हैं तो तुरंत पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन करा जाएगा और पूरे पब्लिक हम लोग जेल में जाएंगे। या अकेला गांधी परिवार जेल में नहीं जाएगा और उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम पब्लिक भी जेल में जाएगी। ये थे नाना पटोले कांग्रेस के साफ कह कि मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। आगे चलकर ईडी अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी करती है तो जेल कम पड़ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं पड़ेंगे, ऐसा दावा है नाना पटोले का। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुल्क के आइन को बचाने के लिए हम वकला का एक पैनल बनाने जा रहे हैं जो मीडिया, पुलिस और हुकूमत की मनमानी पर नजर रखेगा और उनकी ज्यादतियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके अवाम के लिए इंसाफ की जंग लड़ेगा। कि घर गिराए जा रहे हैं, नोटिस रात को लगा दी जा रही है, 15 दिन पहले की डेट दे करके और सुबह तोड़ दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि हिरासत में लोगों को पकड़ के बंद करके ऐसा बुरी तरह मारा जा रहा है कि लोग सोच नहीं सकते कि किसी जानवर को भी कोई इस तरह से मार नहीं सकता है। मीडिया, पुलिस और सरकार फैसला कर देती है, लगता है कि कोर्ट की जरूरत नहीं, वकील की जरूरत नहीं, जेल की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है ये? मैंने ये फैसला किया कि हम एक पैनल बनाएंगे। हमें इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक वकीलों का पैनल बनाएंगे और इस तरह की जो मनमानी हो रही है उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और लगातार इस पर नजर रखी जाएगी कहां अपनी मनमानी सरकार कर रही है, कहां अपनी मनमानी मीडिया जो चाहे बोल दे रही है, कहां मनमानी जो है पुलिस वाले कर रहे हैं। इन सब पे बंधन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारतवर्ष का संविधान हार जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश में रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे बहुत। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और शिवसेना लीडर अनिल परब आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए। तयशुदा प्रोग्राम के चलते अनिल परब मुंबई से बाहर हैं। अनिल परब के वकील ने ईडी को इस बात की जानकारी दे दी है। गुज़श्ता माह ईडी ने इस मामले में अनिल परब के साथ 7 मकामात पर एक साथ छापे मारे थे। कौन पूछने वाले हैं? किरीट से मैं मुझे कोई सवाल पूछ नहीं सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है।
मुझे जो सवाल पूछने वाले हैं उनको मैं जवाब दे दूंगा। जानबूझकर सताने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है? अभी आप सोचो उसके बारे में, क्योंकि मुझे जितनी बार बुलाएंगे मैं उनको जाऊंगा, वो जो सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दे दूंगा। अनिल परब पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया का कहना है कि ईडी ने अनिल परब को बुलाया लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। जब राहुल गांधी को ईडी के पास जाना पड़ा तो अनिल परब को भी जाना पड़ेगा। रिजॉर्ट बनाया है, इसके लिए पैसा कहां से आया, पैसा किसका है, हिसाब तो देना पड़ेगा। अनिल परबची पुन्हा एकदा ईडीला दांडी यावं तर लागणारच। आज नाही, उद्या नाही, परवा तेरवा राहुल गांधीलाही यावं लागलं। रिसोर्टचे पैसे आले कुठून? रोकड्यात खर्च झाला, कोणी दिले? बेनामी रिसोर्ट कसं काय तयार झाला? आणि एक सांगा, प्रॉपर्टी टॅक्स तुम्ही भरतात पण चोपड्यात प्रॉपर्टी दाखवली नाहीये। खरमाटेकडून पैसे आले की वादेचा वसुलीचे पैसे होते? वादे पण माफीचे साक्षीदार झालेत आहेत, हिशोब तर द्यावाच लागणार। राज्यसभा इंतखाबात के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा इंतखाबात ने महाराष्ट्र की सियासत गरमा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा की 10 नशिस्तों के लिए 20 जून को इंतखाबात होने हैं। ये इंतखाबात बिला मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन विधान परिषद की 10 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए अब उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की कोशिशें कामयाब होने के इम्कानात मालूम हो चुकी हैं। 10 उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मुश्तरका तौर पर 6 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें शिवसेना के 2, कांग्रेस और एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इंतखाबात में फतह के लिए उम्मीदवार को 27 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत खासी बढ़ जाएगी। मुंबई में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल आज से शुरू हो गए हैं। स्कूल खुलते ही तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी जोश खरोश देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल पिछले 2 साल से बंद थे, जिसकी वजह से तलबा को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था। लग रहा है 2 साल के बाद स्कूल खुला है। अगर स्कूल नहीं खुला रहता तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, और अगर पढ़ाई नहीं हो पाती तो इसलिए हम कुछ पढ़ लिख के बन भी नहीं पाते। इसलिए जो भी स्कूल को खोला है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर, आज स्कूल चालू हुआ, दूने उत्साह के साथ बच्चे 2 साल बाद वापस लौट रहे हैं, तो ऐसा उत्साह उनमें देख के हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसे लग रहा है कि बीते दिन फिर से वापस आ गए। और सब बच्चों को देख के मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि 2 साल में गैप करके गांव शिफ्ट हो गए थे, वो लौट के आ रहे हैं इतने दिनों बाद। उनके पेरेंट्स मतलब अपनी आप बीती आके सुना रहे हैं कि पैसे की वजह से फीस नहीं भरा गया, लेकिन हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं किसी भी अभिभावक पे, किसी भी पेरेंट्स पे। फीस नहीं है तो भी आप अपने बच्चों को लाइए। पैसे के लिए किसी का भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और बच्चों में अभी ऐसे मतलब एकदम निडरता ना आने पाए कि एकदम कोरोना ख़त्म हो गया है, आप कैसे भी रहें। बच्चों को हम ये भी आज पहले दिन और पेरेंट्स को भी बोले कि आप घर पे जाके बोलो कि हाथ धो के ही आपको कुछ खाने पीने के लिए दें, मास्क लगा के कल से भेजें। आज नहीं भेजे तो चलेगा, लेकिन कल से मास्क लगा के कंपलसरी है आना, ये बताए हम बच्चों को आज। और उनके अंदर ये मतलब पॉजिटिव एनर्जी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आशा करते हैं कि महामारी कभी ना आए जीवन में ऐसी, जो बच्चे फेस किए। उनकी पढ़ाई कितनी मतलब खराब हो चुकी है, और हम भी बच्चों के साथ जब मिलते हैं तो हमें एक अच्छा लगता है। बच्चे नहीं रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास का ऐसे लगता है कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो भी हम पूरे 2 साल बच्चों के साथ टच में रहे, बहुत अच्छा लगा। आज तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमारे बीते दिन वापस आ गए। महाराष्ट्र में आज से तालीमी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। तमाम तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा का खुसूसी इस्तकबाल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ 2 साल से स्कूल से दूर तलबा को तालीम से जोड़ना असातिज़ा और सरपरस्तों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा तालीमी सरगर्मियों का नुकसान हुआ है। तालीमी इदारों में पहले तो तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिलसिला शुरू हुआ।
हालिया दिनों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हुआ, लेकिन फिर तातीलात के सबब तलबा और तालिबात स्कूलों से दूर हो गए। ताहम अब पूरी रियासत में बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। पहले दिन उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा और तालिबात का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। बहुत अरसे के बाद स्कूल आए, हमें बहुत खुशी हुई। हम हमारे सहेलियों से मिले, टीचर्स से मिले और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। और बलून्स लगे हुए थे क्लास के बाहर और वेलकम लिखा हुआ था और यहाँ सर ने मराठी में हमारा इस्तकबाल किया और हमें शुभेच्छा दी। पहला दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्त और बच्चों के अंदर बहुत ही जोश नज़र आया, क्योंकि 2 साल से स्कूलों के अंदर कोविड-19 की वजह से बच्चों में तालीम के स्कूल आने के ऊपर पाबंदी थी। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले तो इस बात को हमने महसूस किया कि सरपरस्त ने भी हमको अच्छा ताउन किया और साथ साथ बच्चे भी बड़े जोश व खरोश से स्कूल आए। स्कूल के पहले दिन रियासती हुकूमत की फराहम करदा निसाबी किताबों के सेट तलबा और तालिबात को मुफ्त में तकसीम किए गए। तलबा के इस्तकबाल और तोहफे तहाइफ के बावजूद कुछ तलबा स्कूल जाने से खौफजदा नजर आए। सरपरस्तों का कहना है कि स्कूल से दूरी के नतीजे में तलबा तालीम से भी दूर हो गए हैं। अब उन्हें दोबारा तालीम से जोड़ना बहुत दुश्वार हो रहा है। स्कूल से दूरी की वजह से सरपरस्तों को बहुत दुश्वारी का सामना हुआ। बच्चे मुसलसल घरों पे रहे, तालीमी अमल से बिल्कुल कट गए थे। तालीमी अमल से इस दूरी की वजह से उनकी तालीम में एक तरह का एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। हुकूमत इस बात के ऊपर बहुत सीरियस संजीदगी से सोच रही है कि बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ उसके लिए बच्चों को एक 30 दिन का प्रोग्राम दिया गया है। उसके अंदर उस बच्चों ने पढ़ना है और वो होमवर्क करके 3 टेस्ट है उसके, वो 3 टेस्ट के बाद फिर हमने स्कूल की किताबें शुरू करेंगे। औरंगाबाद शहर में उर्दू मीडियम स्कूलों की तादाद तकरीबन 400 से ज्यादा है, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद के तहत भी सैकड़ों स्कूल चलाए जाते हैं। इन तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। अब असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया इन तलबा को तालीमी माहौल में ढालने में कितना कामयाब होते हैं, इसका अंदाजा मुस्तकबिल में ही हो सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज स्कूल खुल गए। इस मौके पर बच्चों और असातिज़ा में खुशी का माहौल है। मुमरा, थाने और भिवंडी में भी आज स्कूल खुले। स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास एहतमाम किया गया। हमने बच्चों को पहले तो कंपल्सरीली बोला है कि मास्क पहन के ही आना है, सैनिटाइज़र कैरी करिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और जैसे स्कूल में एंट्री होती है पहले उनका टेम्परेचर चेक होता है, देन हमारे पास सैनिटाइजिंग टनल है, वो बच्चों को वो सैनिटाइज होके वो टनल से आना पड़ता है, देन हैंड सैनिटाइज़र है। और इवन हम क्लास में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे पहने रहें, है तकलीफ़ होता है उनको, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो पूरा दिन ही मास्क डाले रहें। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि 2 साल से वो फिज़िकली आ नहीं पाए, स्कूल को मिस कर रहे थे और अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, इवन पूरा सोसाइटी फॉलो करेगा तो कोविड ही ख़त्म हो जाएगा। आज से मालेगांव शहर की सरकारी और प्राइवेट स्कूलें जारी हो चुकी हैं। तलबा खुशी खुशी तातीलात के बाद स्कूल पहुंचे। असातिज़ा ने रिवायती तौर पर तलबा का फूल देकर इस्तकबाल किया। पहला दिन स्कूल का दुआ के बाद बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे और बाकायदा दर्स और तदरीस का आगाज़ हो गया। पहले ही दिन हुकूमत की जानिब से दरसी किताबें तकसीम कर दी गई। बच्चे खुश हैं कि कोरोना के बाद से स्कूलें जारी हो चुकी हैं। किसी भी तरह का डर और खौफ बच्चों और वालिदैन के दिल में नहीं है। 15 जून पूरे महाराष्ट्र में तमाम स्कूलें जो है तो हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक जारी हो गई और इसी के तहत हमारे शहर में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें और प्राइवेट स्कूलें आज से जारी हो गई। हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी थी 13 और 14 जून को स्कूलों की साफ़ सफाई करना था टीचर्स को आके, तो वो तमाम करने के बाद आज पहले दिन बच्चों का फूल देकर इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम कहा गया। काफ़ी लंबे वक्त के बाद बच्चे आज स्कूल आ रहे, थोड़ा उनको नयापन लग रहा। आज ही हम उनको उनकी किताबें दे देंगे और आज से बाकायदा हमारी स्कूलों में पढ़ाई का आगाज़ हो जाएगा।
कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली की किताबों से लैस एक वैन अकोला में आई हुई है, जिसके सबब मुहिबान उर्दू में खुशी की लहर है। लोग बुक वैन के पास पहुंचकर अपनी पसंद की किताबें खरीद रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को किताबों पर भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है। 14 जून से 16 जून तक ये वैन अकोला के फतह पर खड़ी हुई है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से आज शहर अकोला में बुक वैन आई है, जिसमें अदबी, सियासी, समाजी, तिब्बी किताबें बहुत मुनासिब दामों में अवेलेबल हैं। मैं तमाम मुहिबान उर्दू अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और जो किताबें हमें जिनका बरसों से इंतज़ार था, जो हमें किसी वजह दस्तियाब नहीं होती थी, वो यहाँ इस बुक वैन में अवेलेबल है। बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ आए और किताबों से फ़ायदा उठाएं। अवाम से मैं ये कहता हूँ कि हमारे शहर अकोला में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वैन इसके पहले भी कई मरतबा आ चुकी है, अरबी भी आई है, और ये सिलसिला सिर्फ अकोले ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों के अंदर चलता है। इसका फ़ायदा मुझे बहुत हो रहा है। मैंने पहले भी यहाँ से किताबें ख़रीदा हूँ और अवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ जिनको उर्दू से मोहब्बत है वो इस वैन पे आए और ख़रीदो फरोख्त ख़रीदते रहे। ये बुक वैन जो है उर्दू कौमी काउंसिल की बुक वैन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के मातहत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। मैं NCPL के डायरेक्टर साहब जनाब अकील अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे अकोला में ये बुक वैन भेजी है, और ये वैन जो है पूरे हिंदुस्तान में जाती है, हर जगह जगह उर्दू के मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। अपने शहर में जाके जो लोगों को कहीं मैसर नहीं होते वो बुक यहाँ मिल जाती है, जिसके ज़रिए मौलमीन और अदब और मुहिबान उर्दू इन सारी किताबों से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी जो इल्म है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। ऐसी किताबों का आना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है, और मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और हुकूमत हिंद इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये हमारा जो काफ़िला है ये 12 मई से हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से, और हैदराबाद से होते हुए हम लोग कामारेड्डी एंड नांदेड़ एंड निज़ामाबाद हो गया, हमारा खामगांव हो गया, पातूर हो गया, अकोला जो कि लास्ट है, उसके बाद हम लोग अकोट जाएंगे। और ये उर्दू के फ़रोग़ देने के लिए हम लोग ये काम जारी है, जो कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो भी उर्दू से रूबरू हो सकें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि धीरे धीरे किताबें लोगों से छिनती जा रही हैं और लोग मोबाइल के ज़रिए हर चीज़ को आसानी से पा जाते हैं, जिसकी वजह से किताबों से जो हमारा मतलब लगाव है वो कम हो रहा है। तो इस लगाव को जारी रखने के लिए हम लोग ये कदम बढ़ाए हुए हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेगा, और आगे भी कोशिश हमारी की अलग अलग शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में हम ये अपनी वैन के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे।